हेलो फ्रेंड्स। अब एक बार हम लोग सब रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या सीख के रखा हुआ है। ओके, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज जितनी हमने सीखी तो उसका एक प्रॉपर सा हम लोग एक फटाक से रिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो ध्यान देना थोड़ा सा। तो बच्चों, हमने सबसे पहले बात करी थी आपके ट्रांजैक्शंस के बारे में। आपको याद है ट्रांजैक्शन के बारे में हमने क्या क्या देखा? तो बच्चों, ट्रांजैक्शन के बारे में हमने बोला when there is exchange of goods and services between two or more parties। जब दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज हो जाए फॉर मनी और मनीज वर्थ, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। फिर हम लोग आगे गए, आगे जाके हम लोगों ने देखा कि भाई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नाम की कोई चीज होती है। याद है सबको मॉनिटरी ट्रांजैक्शन? तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का हमने बोला था विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। मतलब जहां पे मनी या मनी की वर्थ इन्वॉल्व होती तो उसको आप लोग क्या बोलते हो बताना, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। और मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के हमने किए थे दो पार्ट कौन से? एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। याद है सबको? तो बच्चों, जिसमें हमने कैश ट्रांजैक्शन के बारे में क्या देखा, whenever your money is paid immediately, ओके, जब आप मनी इमीडिएटली पे कर देते हो तो वो आपका बनने वाला है क्या? कैश ट्रांजैक्शन। और जब आप इमीडिएटली मनी पे ना करो तो वो आपका बनने वाला है क्या? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के भी बारे में। तो मुझे याद दिलाना, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन? तो आपने बोला था सर नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बोले तो जहां पे मनी या मनी की वर्थ एक्सचेंज नहीं होती उसे बोलते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ओके, फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि एंट्री का मतलब क्या होता है। जब आप रिकॉर्डिंग करते हो बिजनेस ट्रांजैक्शन को इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट योर एंट्री। फिर हमने देखा था नरेशन के बारे में। तो बेटा नरेशन क्या होता है बताना? जब किसी एंट्री का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो उसे बोला जाएगा उसका नरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था गुड्स के बारे में। तो गुड्स क्या होता है बताना? जिस चीज में आप डील कर रहे हो दैट विल बी कॉल्ड एज योर गुड्स। फिर हमने देखा था कैपिटल और ड्राइंग के बारे में, फटाफट याद दिलाना, व्हाट डू यू मीन बाय दैट द वर्ड कैपिटल? तो हमने बोला था भाई कैपिटल इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। और इसमें हमने ये भी बात देखी थी एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज। तो बेटा इसको भी क्या बोलने का? इसको भी हम लोग कैपिटल बोलेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम लोग जरा और आगे बढ़े। आगे बढ़ के हम लोगों ने और क्या देखा था? ड्राइंग के बारे में भी देख रखा था। तो ड्राइंग क्या होती है बच्चों? जब आप बिजनेस में से या तो पैसा निकालोगे या फिर कुछ गुड्स निकालोगे फॉर योर पर्सनल पर्पसेस तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉविंग्स। ये आपका क्या बनेगा? ड्रॉविंग्स बन जाएगा। फिर हमने देखा था डेटर और क्रेडिटर के बारे में। तो जहां हमने सीखा कि भाई डेटर का मीनिंग क्या होता है, तो आपने मुझे बताया सर डेटर का मतलब होता है द पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। जिससे पैसे आने बाकी वो बंदा हमारे लिए क्या बनेगा? डेटर बनेगा। ओके, और क्रेडिटर कौन होता है बताना? क्रेडिटर इज द पर्सन टू होम मनी हैज टू बी पेड फॉर। जिसे पैसे देने बाकी होते वो अपना कौन होता? क्रेडिटर। फिर बैड डेट्स, हमने बैड डेट्स के बारे में क्या बोला? When amount is irrecoverable, जब किसी से हमें पैसे आने नहीं वाले, मतलब आने तो वाले थे बट अब वो देने नहीं वाला, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। मतलब जिस किसी कंसिडरेशन के लिए, मतलब आपको कुछ रिटर्न में मिल रहा, उसके लिए अगर आपने अमाउंट स्पेंड करी तो उसे आप लोग क्या बोलने वाले हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ओके, फिर इसके बाद सॉरी उसको आप लोग एक्सपेंडिचर बोलोगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई एक्सपेंडिचर आपके एग्जैक्टली तीन टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद हो सकता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये तीन टाइप्स के आपके क्या हो सकते हैं? एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा? दिस इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर द फिक्स असेट। मतलब फिक्स असेट को एक्वायर करने के लिए किया गया एक्सपेंडिचर, तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ओके, या फिर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, मतलब जिस एक्सपेंडिचर से
फिक्स असेट की वैल्यू बढ़ती तो उसे भी आप लोग क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। या फिर जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर जो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता उसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। और उसके बाद होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो फ्यूचर में बहुत दिनों तक आपको बेनिफिट नहीं देगा, इसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर तक ही होता है। ओके। और ये आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ा नहीं सकता, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलने वाले बच्चों, हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो होता तो रेवेन्यू टाइप का है होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा ही है, बट जिसका बेनिफिट आपको 1 साल नहीं उससे ज्यादा पीरियड तक मिल सकता, तो उसे क्या बोलने वाले हो आप लोग, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके। फिर इसके बाद हमने कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट के बारे में सीखा था। ओके। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो आपको कैटलॉग प्राइस या मैं बोलूंगा लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स पे दिया जो जाएगा उसको बोलने का ट्रेड डिस्काउंट। और जनरली जब आप बल्क में गुड्स परचेस करते हो, काफी सारे गुड्स जब एक साथ आप लोग परचेस कर लेते हो, ओके, तो फिर जाके क्या होता है बताना, आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ओके। आई होप सबके समझ में आया होगा। दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑब्लिक सेल ऑफ गुड्स। और ये डिस्काउंट कब मिलेगा, या तो आप परचेस करोगे या सेल करोगे गुड्स तब आपको मिलता है। और जनरली जैसे मैंने आपको बताया, ये ट्रेड डिस्काउंट कभी भी, क्योंकि परचेस की फिगर में से माइनस होता, तो फिर इसको कभी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग से नहीं बताते। ये चीज याद रखना, इसे कभी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग से नहीं बताया जाता। हम लोग तो इसे बस क्या कर देते बताना, परचेस प्राइस में से डिडक्ट करके रख देते। इज दैट क्लियर फॉर यू। फिर इसके बाद हम लोगों ने और आगे जाके क्या बोला, कैश डिस्काउंट के बारे में हम लोगों ने सीखी है बातें। तो व्हाट डू यू मीन बाय कैश डिस्काउंट, तो बेटा कैश डिस्काउंट का मतलब होता है अगर आपको जल्दी से पेमेंट मिलाना हो या फिर एक किसी स्टेटेड टाइम में आपको पेमेंट मिलाना हो बंदे से, तो आप उसे और लालच देते, तो आप उसको कैश डिस्काउंट देते। ओके। तो ये जो कैश डिस्काउंट होगा ये हमेशा डिडक्ट होगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो जितनी प्राइस होती उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता, फिर जो बैलेंस आता उसमें से फिर क्या माइनस होगा, आपका कैश डिस्काउंट माइनस होगा। और कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में भी बताया जाता है, ये बात ध्यान में रखना। कैश डिस्काउंट इज शोन इन व्हाट योर बुक्स ऑफ अकाउंट आल्सो। ओके। फिर इसके बाद हमने देखा था सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट के बारे में। ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या होता, इनसॉल्वेंट क्या होता, इसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा था। ओके। तो हमने देखा था सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जिसकी असेट मोर देन हिज लाइबिलिटीज होगी, मतलब जिसकी असेट लाइबिलिटीज से ज्यादा, उस बंदे को क्या बोला जाता, सॉल्वेंट बंदा बोलते। और जिसकी लाइबिलिटीज ज्यादा असेट से, तो उसको बोलने का इनसॉल्वेंट पर्सन। फिर हमने सीखा था अकाउंटिंग ईयर किसको बोलते हैं, तो जो 12 मंथ्स का पीरियड होगा उसको हम लोग क्या बोलते बताना, अकाउंटिंग ईयर। और जनरली हमारे इंडिया में हम क्या करते हैं, हमारे अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से मानते हैं, उसको फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, मैंने आपको बोला था क्योंकि भाई टैक्स में 1 अप्रैल से ही पकड़ा जाता है, इनकम टैक्स के लिए 1 अप्रैल से पकड़ते हैं, इसके लिए हर अकाउंटिंग में आप लोग 1 अप्रैल से पकड़ते हैं। बट क्यों इनकम टैक्स में भी 1 अप्रैल से ही पकड़ा जाता है, तो मैंने रीजन भी आपको दिया था बच्चों। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि हमारे इंडिया में गुड़ी पाड़वा वो जो पर्टिकुलर त्योहार है वहां से नव वर्ष शुरू हुआ ऐसा मानते हैं। तो दैट इज वाई आप लोग देख लेना, ये जनरली फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से लिया जाता है। ओके। फिर इसके बाद हमने देखा था ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये इसका मतलब क्या था रे, ट्रेडिंग कंसर्न नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जो बिजनेस एस्टेब्लिश हो रहा है विद द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, या जो मोटिव से स्टार्ट हो रहा है फॉर अर्निंग द प्रॉफिट, तो आप उसे बोलने वाले हो ट्रेडिंग कंसर्न। और नॉट फॉर प्रॉफिट किसको बोलेंगे, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है प्रॉफिट वॉफिट अर्न करने का, तो उसको हम लोग बोलने वाले नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। उसके बाद में हमने देखा था गुडविल। गुडविल क्या होता है बच्चों, ये पहली बात तो इनटेंजिबल असेट है, जो दिखती तो है नहीं बट होती तो है, जैसे मनी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। बाटा कंपनी नॉर्मल जूतों से ज्यादा पैसे चार्ज करती है। ओके। तो जिसकी नॉर्मल से ऊपर रेवेन्यू अर्निंग की कैपेसिटी होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस बंदे की गुडविल बोलने वाले।
बात समझ में आ रही है आपको? तो ये भी आपकी एक असेट होती है। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट किसको बोलेंगे? जब आपकी सेलिंग प्राइस में से सारे एक्सपेंसेस आप डिडक्ट कर देते हो, फिर भी वहां पे कोई अमाउंट बचती, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले? प्रॉफिट बोलेंगे। ओके, फिर इसके बाद हमने देखा था लॉस के बारे में। तो लॉस किसको बोलेंगे बच्चों? जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो वहां पे हो रहा है आपका लॉस। ओके, उसके बाद इनकम किसको बोलेंगे? जब नॉर्मली जिस चीज में आप डील करते हो उसके अलावा किसी और सोर्स से आपको पैसा मिले, तो वो आपके लिए इनकम होगा। बट रेवेन्यू किसको बोलते हैं? जो आपका धंधा है, जो गुड्स आप बेचते हो उससे आपको पैसा मिला, जो सर्विसेज आप लोग दे रहे हो उससे आपको पैसा मिलता है, तो वो जो रहेगा दैट विल बी योर व्हाट? रेवेन्यू। आई होप समझा होगा। उसके बाद एसेट, लाइबिलिटीज एंड नेटवर्थ के बारे में आप लोग क्या बोल रहे थे? तो ध्यान में रखना, एसेट का मतलब क्या होता है? कोई फिजिकल थिंग और राइट ऑन दैट हैज अ मॉनिटरी वैल्यू। कोई भी फिजिकल थिंग और जो भी राइट होगा आपके पास में, जो राइट आप ओन कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले? एसेट बोलने वाले। ओके, तो ओनरशिप ऑफ द एसेट मस्ट बी विद द बिजनेस। बिजनेस के साथ में उसकी क्या होनी चाहिए? ओनरशिप होनी चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखना। अब टाइप्स ऑफ एसेट कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? एक तो होता है फिक्स एसेट, या तो होता है करंट एसेट, और तीसरा होता है फिक्टिशियस एसेट। ओके, तो फिक्स एसेट किसको बोलने का? जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिले उसको बोलने का फिक्स एसेट। ओके, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, है ना, ये बहुत बहुत सालों तक टिकी रहती है। फिर प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ये भी काफी ईयर्स तक बेनिफिट देगी। तो इन सबको आप लोग फिक्स एसेट या फिर नॉन करंट एसेट बोलने वाले। ओके, उसके बाद करंट एसेट किसको बोलेंगे बच्चों? जो आपने होल्ड किया है बिजनेस में फॉर ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली आर कॉल्ड एज व्हाट? योर करंट एसेट। ओके, तो आप इनको क्या बोलने वाले हो? करंट एसेट बोलोगे। फिर इसके बाद में फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट बच्चों आपके होते क्या है? तो जो एसेट होते नहीं है बट बलजबरी उन्हें एसेट का दर्जा दिया जाता, तो उसे बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। ओके, लाइबिलिटीज के बारे में हमने देखा। तो लाइबिलिटीज क्या होती है? व्हेन द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, जब बिजनेस को किसी और को पैसे देने बाकी, तो उसको क्या बोलने का? लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज हो सकती है फिक्स लाइबिलिटी या फिर करंट लाइबिलिटी। फिक्स लाइबिलिटी का मतलब जब आपको लॉन्ग टर्म के लाइबिलिटीज होते हैं, मतलब काफी दिनों तक आपको पैसे जिन्हें देने की जरूरत नहीं होती, या फिर मैं बोलूंगा काफी दिनों तक उन्हें पैसा देना पड़ेगा, तो उसे आप लोग बोलते हो फिक्स लाइबिलिटीज। जैसे बैंक से लोन लिया तो 4-5 साल का लोन है, तो आप 4-5 साल तक रीपे करते रहोगे, तो वो आपका क्या बनने वाला है? फिक्स्ड लाइबिलिटी बनेगा। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज किसे बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी जो 1 ईयर के अंदर आपको दे देना पड़ेगा, 1 ईयर के अंदर आपको पेमेंट करा देनी पड़ेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटी। फिर नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल के बारे में मैंने आपको बोला था, तो बेटा ये तो वही है ना, देखो कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज। ये वही फॉर्मूला है जिसपे मैंने आपको होमवर्क दिया था, और ये होमवर्क अभी मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 15 अगस्त को ऑन 12 o'clock, 12 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैं आपको बोलता हूं बच्चों, मैंने 14 अगस्त को आपको होमवर्क दिए थे 3 क्वेश्चन, उसमें से मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक तो सबसे पहला मेरे को आंसर आया दर्शना का, और उसके बाद में मुझे आंसर आया था प्रेरणा का। तो मैं अभी भी मोबाइल चेक कर रहा हूं, मेरे को अब तक किसी ने होमवर्क सेंड नहीं किया। और इसकी खास बात ये थी, मैंने ये जो होमवर्क दे के रखा ना बच्चों, ये मैंने ग्रुप पे डिस्कस नहीं किया, मैंने ग्रुप पे मैसेज नहीं डाला कि आपको मैंने होमवर्क दिया है तो होमवर्क सॉल्व करो। ओके, मैंने इसके लिए वीडियो के अंदर ही बोला है कि होमवर्क है, और ग्रुप में इसके लिए नहीं डाला। मुझे बस इतना चेक करना था कितने लोग प्रॉम्प्टली वीडियो देख रहे हैं। ओके, कितने लोग डिले नहीं कर रहे वीडियो देखने में। अब ये कल शाम को अगर 5:30 के अराउंड अगर वीडियो अपलोडेड था, ओके, आपको मिल चुका था, तो 5:30 जाने दो, 6:30 जाने दो, रात जाने दो, दिन के 12 बजे तक अगर आपका मुझे आंसर नहीं मिल रहा, इसका मतलब तो साफ हुआ आप लोगों ने अब तक वीडियो नहीं देखा। ओके, तो आप में से काफी लोग हैं, अब सिर्फ 2 ही लोगों ने अगर आंसर दिया है, तो बाकी के जो 8-9 लोग हैं तो उन्होंने अभी तक वीडियो देखा ही नहीं है। अगर देखा रहता तो शायद होमवर्क भी सेंड कर देते।
तो दिस इज हॉरिबल थिंग, और बस इसी का डर लगता है आपके तरफ से बच्चों, जरा सा सेल्फ डिसिप्लिन लगता। तो अगर आप लोग नहीं करोगे तो व्हाट विल बी ऑफ यूज, ये आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा बच्चों ग्रो अप हो जाओ, ओके। एंड नाउ यू आर गोइंग टू कॉलेज एंड ऑल। अब आपकी 10th तक की लाइफ अलग होती है, वहां पे टीचर मार ठोक के भी समझाएंगे। अब टीचर भी आपको फ्रेंडली मिलेंगे, ये भी बात पकड़ के चलो, बट फ्रेंडली जरूर रहेंगे। बट आपको थोड़ा बहुत अब आपके करियर के भी एंगल से सोचना है, तो थोड़ा बहुत तो हम लोग भी आपको बोलने लगेंगे, आपको होमवर्क्स देंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बच्चों, प्रॉपरली लेक्चर देखना, प्रॉपरली होमवर्क तब का तब कंप्लीट करना। आपको अगर टाइम पे आने के बावजूद अगर आप वीडियोस टाइम पे नहीं देख रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा सीरियस हो रहे हो, ओके। आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग थिंग, ओके। मैं आपको ये बात के लिए मुझे ये पसंद नहीं आया। लास्ट टाइम मैंने होमवर्क का वहां पे ग्रुप पे अनाउंसमेंट किया था, तो काफी लोगों ने मुझे फिर होमवर्क फटाफट सेंड कर दिया था, बट आज मैंने डेलिबरेटली नहीं किया। मुझे सिर्फ इतना चेक करना था कि कितने लोग, मैं जैसे वीडियो डालता हूं वैसे की वैसे कितने लोग देखते, बस मुझे ये चेक करना था, और मैंने चेक भी कर लिया, ओके, ठीक है। बट ध्यान रखना आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा था कंटिंजेंट लायबिलिटी, और जो दो लोगों ने मुझे होमवर्क सेंड किया, दर्शना हो गए और उसके बाद में प्रेरणा, तो दोनों का भी आंसर एकदम एक्यूरेट था, एकदम परफेक्ट था, बहुत अच्छा दिमाग लगाया, अच्छे से सॉल्व किया, ओके, वेरी गुड। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों कल कंटिंजेंट लायबिलिटीज के भी बारे में देखा, तो आप मुझे बताना व्हाट वाज दैट कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो मैंने आपको बोला था जब आपको अमाउंट पेबल हो सकती है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, ओके। एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब एक लायबिलिटी जो अराइज हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, ये पूरा डिपेंडेंट किस पे बताना, एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे, ओके। तो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे जब ये ऐसी बात डिपेंडेंट होगी, तो उसे आप लोग क्या बोलने वाले, कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलोगे। और ये क्योंकि कोई परफेक्ट लायबिलिटी नहीं होती, इसकी अमाउंट ही अनसर्टेन होती, ओके। तो इसे कभी बैलेंस शीट में नहीं बताया जाता। नॉर्मली सारी की सारी बैलेंस शीट कहां पे बताई जाती है, सारी की सारी लायबिलिटीज कहां बताते हैं, बैलेंस शीट में बताते हैं। बट कंटिंजेंट लायबिलिटीज जो रहेंगी, तो ये आप कभी भी बैलेंस शीट में नहीं बता पाओगे। तो सवाल है कंटिंजेंट लायबिलिटीज बताई कहां जाती है, तो जवाब है बैलेंस शीट के पैरों में, मतलब फुट नोट में आप लोग क्या करोगे, बैलेंस जो भी आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी उसे आप लोग इंडिकेट करोगे, ओके। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। अब बच्चों हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, आगे अकाउंटिंग करनी है उसके लिए भी। देखो मैं जहां इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि आप लोग जब फ्यूचर में आगे चल के अकाउंटिंग के, अब ये चैप्टर होने में आ गया, इसके बाद आपके सब प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो जो प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो उसके लिए यहाँ की ये वाली चीजें बड़ी काम में आएंगी, जहां जहां मैंने आपको इंपॉर्टेंस दिया है। जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला भाई टर्मिनोलॉजीज काफी इंपॉर्टेंट होती, करके रखो। अब देखो ना बच्चों, अब आप ही देख रहे हो डिस्कशन में कितनी बार वो टर्मिनोलॉजीज आती है, एक बार वो टर्म्स दिमाग में बैठ गए, फिर आगे बंदा पढ़ाए तो फिर आपको समझ में आएगा, हाँ इसकी बात चल रही है, ओके। तो ये चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। एंड नाउ वी आर सीइंग वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स। पहले इनके डेफिनेशन हमको देखना जरूरी है, और उसके बाद में हम लोग नीचे ये कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं सीए फाउंडेशन में यहां से 4 मार्क पक्के पक्के निकलते हैं, फिक्स तो फिक्स निकलते हैं। अब मैंने देखो अपना ये जो पूरा फर्स्ट नंबर का चैप्टर है, मैंने आपको शायद बताया था एक एरिया है जहां से पक्का क्वेश्चन निकलता है, वो कौन सा एरिया था बताना, दैट वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका यहां तो इतना रिलेवेंस नहीं रहे, यहां भाव भी नहीं देते 11th में आपके, बट जब सीए फाउंडेशन में जाओगे कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे पक्का पक्का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क फिक्स होते हैं। आप बोलेंगे सर 2 मार्क बोले तो आप ऐसा बोल रहे हो जैसे बहुत भारी बात है, बट बच्चों एक बात समझ के लेना, सीए में क्या क्वेश्चन आएगा ये कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता, किस चैप्टर से क्वेश्चन निकलेगा ये कोई एस्टिमेट नहीं कर पाता। बट जब
अब मैं बोल रहा हूं पक्का आता है, तो क्योंकि मैं पास्ट टेंस देख रहा हूं इसलिए आपको बोल रहा हूं। तो वो 2 मार्क का भी हमको अगर श्योरिटी मिलता है कि यार ये 2 मार्क पक्के यहां से आते तो फिर अच्छी बात है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट हम लोग जो पढ़ेंगे ना, तो यहां से 4 मार्क का एक क्वेश्चन फिक्स आता है। तो मतलब जो आप 11th में ये पहला वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये पॉइंट अगर देख लोगे तो आपके 6 मार्क्स कवर हो सकते हैं सीए फाउंडेशन के। और डेफिनेटली मैं आपको उसके लेक्चर लिंक सेंड करूंगा ये चैप्टर के फिनिश होने के बाद। ओके, अकाउंट्स का वो वाला जो चैप्टर रहेगा तो उसके लेक्चर लिंक्स आपको कब मिलेंगे, ये होने के बाद। ठीक है, हाँ फर्क गिरता है बच्चों, क्योंकि आप अभी 11th में हो तो आपको बहुत एबीसीडी से बताना पड़ता है, बट जब सीए फाउंडेशन में बच्चे आते तो वो 12th करके आते, तो वहां पे बताने की थोड़ा सा तरीका, टैक्ट थोड़ी सी चेंज होती, वहां हर बात नहीं बताई जाती बिकॉज स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो देम। ओके, हाँ बट मैं जब आपको यहाँ पे वो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा तो आप जब वो लेक्चर देखोगे तो वो तो भाई एकदम ही जबरदस्त काम हो जाएगा। ओके, बट उसके पहले यहां तो सीखना जरूरी है ना बच्चों। तो चलो आ जाओ, क्या देख रहे बताना हम लोग, वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, convention and principle. Okay, accounting is means of communicating the results of business operation to various parties interested in or connected with the business. Okay, तो इसका मतलब क्या हो रहा, इसका मतलब ये है अकाउंटिंग एक मीन्स है। मीन्स का मतलब क्या है, रास्ता है। ओके, काय का रास्ता है, ऑफ कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। ओके, रिजल्ट को कम्युनिकेट करने का। काय का रिजल्ट, आपके 10th का 12th का रिजल्ट क्या, तो जवाब है नहीं, रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ओके, और आपको भी पता है कि भाई किसी भी बिजनेस में रिजल्ट क्या होता, या तो प्रॉफिट होता या तो लॉस होता, और कुछ नहीं होता। ओके, तो अकाउंटिंग इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन टू वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन और कनेक्टेड विद द बिजनेस, which is owners, creditors, investors, banks, financial institution, government and other agency। देखो बच्चों, ये आप जो अकाउंटिंग करते हो ना, तो अकाउंटिंग करने के बाद आपको एक बात तो पता चल सकती है। अच्छा, क्या पता चल सकती है आपको बात, कि हमारा रिजल्ट क्या रहेगा। ओके, और अकाउंटिंग में मुझे आप लोग बताना व्हाट विल बी योर रिजल्ट, या तो प्रॉफिट होने वाला है या तो आपका यहां पे क्या होगा, लॉस होगा। ओके, तो ये जो भी रिजल्ट होगा ये हमको समझ में आता है कैसे, अकाउंटिंग से। और अकाउंटिंग के ही थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मतलब लोगों को बताते हैं हमारा रिजल्ट, मतलब हमको प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा, ये हम लोग लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। ओके, हाँ, विच इज व्हाट, ओनर्स। किसको किसको हम कम्युनिकेट करते हैं, पहली बात तो ओनर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ओके, अब ओनर कौन होते हैं, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, दे आर दी ओनर। तो उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि उनके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा कि नुकसान हो रहा। उसके अलावा क्रेडिटर्स। ओके, तो क्रेडिटर्स मतलब क्या, जिन्हें अपने को पैसे देने बाकी, तो वो अपने क्रेडिटर्स, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस का रिजल्ट क्या रहा। उसके अलावा इन्वेस्टर्स, मतलब जो हमारे बिजनेस में पैसा डालेंगे उनको इन्वेस्टर बोलने का। या बैंक्स होती है, बैंक्स को भी काफी इंटरेस्ट होता है आपके बिजनेस में। देखो, बैंक आपको जब लोन देती है तो वो लोन देते वक्त हमेशा बैंक ये सोचती है कि बाबा मैं इसे लोन तो दे दूंगी, बट क्या ये बंदा मुझे रीपे कर सकता क्या। अब जैसे आप लोग हो, आप लोग अभी कितने में, कौन से क्लास में हो, 11th में हो। ओके, तो आप चले गए बैंक के पास, बोलते हो हे बैंक मुझे पैसे दे देना, लोन दे दो मेरे को। तो बैंक बोलेंगे भाई मैं तेरे को लोन तो दे दूंगा, दे दूंगी, लेकिन क्या तू रीपे कर पाएगा। तो जवाब है आप खुद से तो नहीं कर पाते हो। हाँ, आपके पापा वापा ने सपोर्ट किया तो बात अलग है, बट क्या आप खुद से पे आउट कर पाओगे क्या, तो जवाब है नहीं कर पाओगे। तो इन शॉर्ट हमेशा बैंक क्या करती है बच्चों, किसी भी बिजनेस के रिजल्ट पे बड़ा ध्यान देती है। ओके, अगर बैंक को लगा कि यार कंपनी अच्छी दिख रही, धंधा इनका अच्छा दिख रहा, बिजनेस अच्छा दिख रहा, तो फिर उनको बैंक क्या करती है, लोन देती है। अरे बेटा मैं तो आपको बोलता हूं, ये जो अब मान लो जालना जैसी सिटी है, ओके, और यहां पे दिख रहा है कि यार कोई कंपनी है जिसका बड़ा नाम है जालना में,
तो बैंक वाले खुद अप्रोच होते हैं इन लोगों के पास कि साहब आपको लोन चाहिए क्या, साहब लोन चाहिए क्या। अरे आपके बैंक में बैलेंस अच्छा होने दो, आपको देखो पीछे लग जाएंगे बैंक वाले कि साहब लोन लेना क्या, लोन लेना क्या। मुझे एक बात बताओ, तो ये बैंक क्या देख के आपके पीछे रिक्वेस्ट कर रही है? आपके रिजल्ट्स देख के। अगर आप प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हो तो बैंक्स भी आपको पैसा देने में हिचकिचाएगी नहीं। तो इन शॉर्ट मेरे को यही बोलना है, अकाउंटिंग क्या करती है बच्चों, रिजल्ट जो भी आएगा बिजनेस का तो वो इन लोगों तक पहुंचाएगी, ओनर तक पहुंचाएगी, क्रेडिटर तक पहुंचाएगी, इन्वेस्टर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोले तो वही जो भी मनी लेंडिंग वगैरह का काम करते हैं वो सारे कौन हो गए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी। हेंस इट इज राइटली कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसके लिए वो बोलता भाई अकाउंट को और क्या बोला जाता है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये तो भाई बिजनेस की लैंग्वेज होती है। ओके, तो ये भी बात हम लोग याद रखेंगे। अकाउंटिंग इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद बिजनेस बट ऑल्सो विद एवरीबडी। अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस से ही रिलेटेड नहीं होता बल्कि हर एक बंदे से रिलेटेड होता है आपका अकाउंटिंग। हु इज इंटरेस्टेड इन कीपिंग एन अकाउंट ऑफ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। जो लोग मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं उन सबको मैं तो बोलूंगा अकाउंटिंग में इंटरेस्ट होता है। जनरली द टर्म अकाउंटिंग रेफर्स टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जब हम लोग अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे तो हम हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करने वाले। जब भी हमारी बात होगी अकाउंटिंग की तो हम काय की बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। ओके, और फाइनेंशियल बोला तो आपने समझना मॉनिटरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अकाउंटिंग। ओके, किससे रिलेटेड? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बट ये तो पढ़ पढ़ के हम लोग अभी बड़े हो रहे हैं। ओके, हमने जब ये हमारा चैप्टर शुरू किया तब हम यही तो बातों से सीख रहे थे। ओके, तो अब इसको हम लोग और चर्चा नहीं करते। अब सबसे पहले ये जो हम अभी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं तो उनके इंपॉर्टेंस क्या है? तो जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो इससे रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आता तो मैंने आपको पहले इसका मतलब बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके एग्जैक्टली होते क्या है। तो मैंने बोला था आपका बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता। याद है सबको बैलेंस शीट के बारे में? आई होप याद तो होना चाहिए। बैलेंस शीट क्या होती है बच्चों? जिसमें असेट दिखती है, लाइबिलिटीज दिखती है, वो बैलेंस शीट। ओके, और दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको प्यार से पीएनएल अकाउंट बोला जाता। ओके, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, तो ये रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो। ये किससे इंश्योर हो सकता? आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से इंश्योर हो सकता। अगर आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होने लग जाएंगे। ओके, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस आपके प्रॉपरली बनने लग जाएंगे। क्लियर हो गई बात सबको? उसके अलावा यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन आएगा। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है सब लोग का सेम तरीके से बैलेंस शीट बनेगा। अब जैसे मान के चलो, अब नॉर्मली आपको बताओ तो भाई बैलेंस शीट ऐसे बनाई जाती है। ओके, ये शायद मैं आपको डिस्कस भी कर चुका था। यहां पे आती है सारी लाइबिलिटीज और यहां पे आते हैं आपके सारे असेट्स। ओके, अब कोई भी बिजनेसमैन देखो वो ऐसी ही बैलेंस शीट बनाता है। इन शॉर्ट सब लोग क्या करते हैं? यूनिफॉर्मली सेम तरीके से ही क्या बना रहे? बताना, बैलेंस शीट बना रहे। तो ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहा है, दूसरा बंदा कुछ अलग अकाउंटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होता। सबकी क्या होती है बताना? यूनिफॉर्मिटी हो रही है काय के अंदर? प्रेजेंटेशन के अंदर। ओके, सबकी क्या होने वाली है? यूनिफॉर्मिटी होगी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो दो बातें देख रहे हैं इंपॉर्टेंस में। एक तो रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं भाई, बैलेंस शीट, पीएनएल रिलायबल होंगे। देखो पीएनएल से क्या मिलता? प्रॉफिट या लॉस मिलता। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो मिल रहा ये रिलायबल है क्या? इस पे अपन ट्रस्ट कर सकते क्या? ये किससे इंश्योर होगा? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करने से। यूनिफॉर्मिटी मतलब सब लोग सेम तरीके से बना रहे क्या आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये भी आप लोग कैसे इंश्योर करा सकते हो? आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस
कौन से बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पे आप लोग क्या करते हो बताना, आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड वैलिड एंड अप्रोप्रिएट अजम्पशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, इसे इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जिसकी हम लोग बात कर रहे थे वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अब आपके सामने ये आ रही है। ओके, दिस विल बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये आपको तो बड़ा बड़ा ध्यान से सब कुछ समझ के लेना ही पड़ेगा। ओके, चल अब जरा सा ध्यान देना। ओके, अब बच्चों हम सबसे पहली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो देख रहे हैं दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, दैट इज व्हाट योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है ये पहले आप लोग मेरे पास ध्यान देख के समझ के लेना, और उसके बाद हम लोग मॉड्यूल प्लस कोई नोट्स बनाने तो नोट्स भी बनाएंगे। ओके, अब बात समझो बच्चों, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होती है, तो इधर ध्यान दो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझ के लो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज दैट, क्या बोलती है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलती है बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। ओके, क्या बोल रहे हैं हम लोग, बिजनेस इज व्हाट डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसमैन अलग और बिजनेस अलग। ये कौन बोलती है बताना, आपकी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलती है। ओके, देखो मैं आपको बहुत स्टार्ट में बताया था, आपको याद होगा जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं ना बच्चों, तो अकाउंटिंग करते वक्त हम लोग हमारी खुद की अकाउंटिंग नहीं करते, हम लोग हमेशा अकाउंटिंग बिजनेस की करते। याद करो मैंने आपको बोला था हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो वो अकाउंटिंग हम हमारी नहीं करते, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था, लेट्स से आप लोग लैपटॉप का बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, आप लोग लैपटॉप का बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, तो आपने क्या किया, आपने पैसा लगाया बिजनेस में। ओके, अब बिजनेस तो आपने स्टार्ट किया ना, आप ही तो ओनर हुए ना बिजनेस के, बट जब अकाउंटिंग किया जाएगा ना तो आपको अलग बंदा मानेंगे, बिजनेस को अलग बंदा मानेंगे। तो आप जो पैसे बिजनेस में लगाते हो ना, तो वो पैसों को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, और मैंने तब आपको समझाया भी था कैपिटल आप कहां पे डाल के रखते हैं, लाइबिलिटी में डाल के रखते हैं। क्यों लाइबिलिटी में डालते हैं, लाइबिलिटी का मतलब तो पैसा जिनको देना बाकी उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। और अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो बेटा आपका बिजनेस आपने पैसा लगाया, तो वो कैसे लाइबिलिटी बन रहा, तो वो लाइबिलिटी बेटा आपकी नहीं होती, वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती, क्योंकि हमारे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये देखो ये रहा बिजनेसमैन, ये कौन है बताना, बिजनेसमैन, और ये रहा आपका बिजनेस, ये दोनों भी अलग अलग होते हैं। ओके, और हम लोग हमेशा जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोग अकाउंटिंग किसकी करने वाले हैं, हम लोग तो बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। ओके, तो इसी रीजन की वजह से अब इन दोनों को हम लोग डिफरेंट मान रहे हैं, तो इसी रीजन से जब ये बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता, ओके मनी लगाता, तो हम इसको क्या नाम देते, हम इसको तो कैपिटल बोलते। और ये कैपिटल बिजनेस कहां पे बताता है बताना, बिजनेस बताता है अपने बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में। याद आ रहा है सबको, ये कैपिटल कहां पे दिखती है बताना, लाइबिलिटीज साइड में दिखती है। तो जब लाइबिलिटीज साइड में आप डाल रहे हो, तो मैं तो आपको लाइबिलिटीज का पहले से मीनिंग बता चुका हूं। लाइबिलिटीज का मीनिंग होता है जिन्हें आपको पैसे देने बाकी है, उसे बोलते हैं लाइबिलिटी। तो अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाए तो वो लाइबिलिटी क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों बिजनेस तो अलग है बिजनेसमैन से। किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलती है कि भाई बिजनेस अलग है और बिजनेस मन अलग है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, और हम अकाउंटिंग बिजनेस की करते हैं, हम अकाउंटिंग किसकी करते बताना, बिजनेस की। तो अगर बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा डाले, इसका मतलब हुआ कि बिजनेस ने पैसे लिए, अरे किससे पैसे लिए, इस बिजनेसमैन से पैसे लिए। तो आपको नहीं लगता
कि आप अगर किसी से पैसे ले रहे हो तो उसे रीइंबर्स भी करना पड़ेगा या उसे लौटाना भी पड़ेगा। तो हमारे बिजनेस को ये पैसे फ्यूचर में लौटाने पड़ेंगे, किसको? बिजनेसमैन को। और ये कब लौटाया जाता है? जब ये बिजनेस बंद हो जाएगा, वाइंड अप होगा, तो इस बिजनेस को पैसे देने पड़ेंगे, किसे? बिजनेसमैन को। ओके, तो क्योंकि पैसे देना बाकी है ना, किसे देना बाकी है? बिजनेसमैन को। तो इसके लिए आप कैपिटल को क्या बताते हो? बताना, लाइबिलिटीज बोल के बताते हो। ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, बट वापस से मैंने आपको रिपीट कर दिया। तो एक बेसिक मुद्दा क्या है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे आप लोगों से क्या चाहिए? तो अंडरस्टैंडिंग भाई इतनी ही चाहिए कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेसमैन। दोनों भी अलग अलग चीजें हैं, बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? आई होप सबके दिमाग में गया होगा ये जो मैं आपको बातें बोल रहा हूं, ठीक है? और ये दोनों अलग अलग मानते हैं इनको। और हम अकाउंटिंग किसकी करते? तो कोई भी आपको पूछे तो बोलना, साहब हम बिजनेसमैन की नहीं, ये बिजनेसमैन की नहीं, हम लोग तो बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। ये भी आप आपके दिमाग में फिट कर देना। ओके, आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अब अंदर देखते कि अंदर क्या लिखा है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट बिजनेस यूनिट इज सेपरेट and distinct from the owner or owners, that is person who supply capital to it। अब ये तो हाई फाई लैंग्वेज होती है ना बच्चों। मैंने तो भाई गावरान तरीके से बोला, मैंने गावरान तरीके से आपको क्या समझाया? बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेसमैन। बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, दोनों अलग अलग होते हैं। और हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? हम लोग तो बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। इज दैट क्लियर? तो मुझे एक बात बताना, बिजनेस is separate and distinct from the owner or owners। जो भी बिजनेस को चालू करते हैं, जिन्होंने बिजनेस में कैपिटल सप्लाई किया, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया, उनसे अलग होता है बिजनेस। ओके, दोनों भी अलग अलग होंगे। बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट, और इसी की वजह से आप अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ किसके बनाते हो? बिजनेस के। ओके, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बताना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। मैं आपको बोला ना यहाँ पे कि हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ना कि बिजनेसमैन की। इज दैट क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बिजनेस अलग होता, बिजनेसमैन अलग होता, और हम अकाउंटिंग किसके हिसाब से करते हैं? हम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस के हिसाब से करते हैं। एंड नॉट फ्रॉम दी ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते अकाउंटिंग, याद रखना। हेंस द बिजनेस इज लाइबल टू द ओनर फॉर द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो इसी के लिए बोला जाता है कि भाई बिजनेस लाइबल है ओनर को फॉर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। अब देखो मैंने यहां पे समझा है ना आपको, ये बिजनेसमैन ने पैसा लगाया किसके अंदर? बताना, बिजनेस के अंदर। तो इसको अपन ने क्या नाम दिया? कैपिटल। ये कैपिटल मैंने आपको बोला कि दिखता कहां पे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखता। अब बेटा जब मेरा खुद का बिजनेस है, मैंने खुद का पैसा लगाया, तो वो लाइबिलिटी कैसे बन रहा? उसमें मुझे देना बाकी है ऐसा कैसा दिख रहा? तो मैंने आपको बोला था कि बच्चों यहां देना बाकी इसके लिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आप बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, और बिजनेस अगर आपसे पैसे ले रहा तो उसे वही पैसे आपको रिटर्न भी करने पड़ेंगे। तो बच्चों आई होप आपको ये बेसिक मुद्दा तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक पॉइंट यहाँ पे मुझे कौन सा उठाना है। बताना कि भाई ये बिजनेस जो होता है ना, ये बिजनेसमैन से अलग होता है, बस इतना समझ के लो। और इसी के लिए बिजनेस में जब भी बिजनेसमैन पैसे लाता है तो उसे बिजनेस का कैपिटल तो बोलते हैं, बट उसे लाइबिलिटी साइड में बताते। हाँ, क्यों लाइबिलिटी साइड में बताते बच्चों? बिकॉज वो बिजनेस के हिसाब से तो लाइबिलिटी है ना, क्योंकि बिजनेसमैन अलग बंदा है और बिजनेसमैन से बिजनेस ने पैसे लिए, तो ये बिजनेस को उसे पैसे लौटाने पड़ेंगे, वापस देने पड़ेंगे, तो ये उसकी लाइबिलिटी बनती। ओके, तो ये बात समझ के रखना। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता और बाकी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। कहां पे रिकॉर्ड नहीं होते? बताना, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। ओके, पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड। ओके, हाँ मतलब क्या हुआ?
जो भी आपका ओनर होगा उसके कोई अगर पर्सनल ट्रांजैक्शन होंगे तो वो उसे रिकॉर्ड करते बैठेगा, क्या बताना, वो उसे यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ, वो बात अलग है, जो पर्सनल ट्रांजैक्शन के लिए अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसे निकाले तो उसे जरूर यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इस बात का तो प्रॉपरली ख्याल भी रखना आप लोग। ओके, तो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, अगर पर्सनल ट्रांजैक्शन के लिए बिजनेस से पैसा निकाला तो फिर उसको जरूर रिकॉर्ड तो करते हैं। उसको तो हम लोग ड्रॉविंग्स भी बोलते हैं, आपको याद होगा। ड्रॉविंग का मीनिंग क्या होता है, प्रोप्राइटर के, बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हम लोग जो बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले बताना है, उसे हम लोग बोलने वाले उसकी ड्रॉविंग्स। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। तो यहां पे बोला है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। जो भी उसके पर्सनल ट्रांजैक्शन होंगे उसको आप लोग रिकॉर्ड नहीं करने वाले, but their transaction with the business such as capital contributed to the business or cash withdrawn from the business for personal use will be recorded in the books of account। तो मैंने वही बोला ना आपको, अगर आपने क्या किया, बिजनेस में से आपने पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज, ओके, तो इसे जरूर कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, लेकिन आप काय के लिए कर रहे हो, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो तो ये जरूर आपको कहां पर रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि इसे ही हम लोग तो क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रॉविंग्स बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी था, ड्रॉविंग्स किसे बोला जाता, जो बिजनेसमैन बिजनेस में से पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा निकालता उसको बोलते ड्रॉविंग। ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए, बाकी बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड नहीं होते। ओके, इट इंप्लाइज दैट बिजनेस इटसेल्फ ओन्स असेट एंड ओज लाइबिलिटी। तो फिर इससे हमें एक बात समझनी चाहिए, बिजनेस की खुद की असेट होती है और उसके खुद के नाम पे लाइबिलिटीज भी होंगी। इस बात का आप लोग ख्याल रखना। अब जैसे मान के चलो हम एक कोई बिजनेस की बात करते हैं। ओके, ये एक बिजनेस है, अब वो शुरू तो किया था ए नाम के एक बंदे ने। ओके, दिस वाज अ बिजनेस, और ये बिजनेस किसने चालू किया था बताना, ए नाम का एक बंदा है, इसने स्टार्ट किया था। इस बिजनेस के लिए एक लैंड लग रहा था तो इसने लैंड भी लाया, बिल्डिंग लग रही थी इसने बिल्डिंग भी बनाई, फर्नीचर लग रहा था इसने फर्नीचर भी लाया, सब चीजें लेके आया। अब सवाल ये उठता, लाया तो ए ने, काय के लिए, बिजनेस करने के लिए। अब मेरा सवाल, ये लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ये कौन ओन कर रहा है, ये किसकी लैंड एंड बिल्डिंग है, तो याद रखना ये ओन बाय द बिजनेस है एंड नॉट बाय द मिस्टर ए। मिस्टर ए इसे ओन नहीं करता, ये लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर इनको ओन कौन करता है बताना, आपका बिजनेस ओन करेगा। भले ही लाया ए ने है लेकिन ये इसको ओन कौन करेगा बताना, वो मिस्टर ए नहीं बल्कि बिजनेस ओन करने वाला है। आई होप सबके दिमाग में जा रहा होगा। ओके, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि बच्चों अपन जब भी अकाउंटिंग करते तो अकाउंटिंग करते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपका बिजनेस अलग है और आपके बिजनेसमैन अलग रहेंगे, दोनों भी अलग अलग चीज है। ओके, बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेसमैन, तो इस चीज का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना। ओके, उसके बाद जैसे एग्जांपल दिया, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफिस एंड अदर हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। अब यहां पे क्या होगा, इफ द टोटल रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज 50,000 then only 25,000 will be deducted as drawing from the proprietor's capital। अब एक बात समझ के लो, देखो एक कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है वो बोलता है, ओके, और ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग का आधा पोर्शन, मान के चलो हम नीचे का ग्राउंड फ्लोर पकड़ते हैं, ये है हमारे शॉप के लिए, ये हमारे बिजनेस के लिए, और ऊपर की जो जगह है हम लोग हमारे रेसिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, और इस पूरे बिल्डिंग का आप लोग रेंट दे रहे हो, मान के चलो 50,000 पर मंथ। ओके, आप कितना रेंट दे रहे हो, 50,000। अब जब आधी प्लेस शॉप के लिए आधी रेसिडेंस के लिए है तो जितना आपका बिजनेस का एक्सपेंडिचर होगा बस इतना ही आपका रेंट कहलाएगा। ये जो शॉप का आपका रेंट रहेगा
बस यही आपका बिजनेस का एक्सपेंडिचर है। और ये जो पर्सनल रेसिडेंस है, इसके लिए अगर आप बिजनेस के थ्रू आप लोग पैसा दे रहे हो तो ये आपकी ड्रॉविंग्स मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने पर्सनल पर्पस के लिए, देखो रहना, रेसिडेंस बोले तो पर्सनल पर्पस हो गया, और इस पर्सनल पर्पस के लिए शॉप में से अगर पैसे जा रहे तो आप इसको क्या बोलने वाले बच्चों? आप इसको ड्रॉविंग बोलने वाले, क्योंकि ये तो पर्सनल पर्पस के लिए है। ओके, तो हमेशा याद रखो, जब भी आप पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकालते तो वो आपकी क्या मानी जाती है? ड्रॉविंग्स मानी जाएंगी। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, तो दिस इज नथिंग बट द one fantastic concept, that is business entity concept, and according to this concept business is different from the businessman। दोनों अलग अलग होते हैं, बस आपको इतना ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ मैंने हर एक लाइन तो आपको समझाया हूँ, बट फिर भी आपको अगर शॉर्ट में अगर नोट्स देखने या कुछ पिक्चर वगैरह ड्रॉ करने तो आप लोग ऐसे उसको निकाल सकते हो। ओके, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट शॉर्ट में मैंने क्या बोला? बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेसमैन, दोनों अलग अलग होते हैं। और फिर मैंने एक एग्जांपल भी दिया, बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है पैसा, वो हो गया कैपिटल ऑफ द बिजनेस, बट कैपिटल को बिजनेस की लाइबिलिटी बोल के बताया जाता है। तो जब लाइबिलिटी बोल के बता रहे हो आप लोग, तो क्यों लाइबिलिटी बोल के बता रहे हैं? क्योंकि बिजनेस को, बिजनेसमैन को पैसे वापस देने हैं या पैसे लौटाने पड़ेंगे, इसके लिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं बताना? हम लोग उसे लाइबिलिटी बोलते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भाई अगर कोई असेट्स होंगी बिजनेस की तो दे आर ओन्ड बाय द बिजनेस एंड नॉट बाय द ओनर। ओनर की उस पे ओनरशिप नहीं होती, मतलब जो बिजनेस को रन करता उस बंदे की ओनरशिप नहीं होती, बल्कि इसे ओन कौन करता है बताना? आपका बिजनेस ही इसे ओन करता है। ओके, तो इसके बाद हमने देखा अगर पर्सनल पर्पस के लिए आप दे रहे हो तो वो तो आपकी ड्राइंग रहेगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमने पूरा की पूरा देखा किसके बारे में? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो हम लोग बाकी की भी आपकी सारी कॉन्सेप्ट यहां से देख के रखेंगे। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार चीजें जो आपको आगे तक काम में आएगी। ओके, थैंक यू।